इस वीडियो में हम विज्ञान विषय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, ठीक है, भौतिक विज्ञान में जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, जो भी बोर्ड में भौतिक विज्ञान से संबंधित सवाल आएंगे, लगभग सभी सवालों का इसमें संग्रह है। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक को शामिल किया गया है। केवल आप ऑब्जेक्टिव के लिए इतना भी पढ़ करके जाएंगे तो भौतिक विज्ञान के सारे ऑब्जेक्टिव को आप कर सकते हैं। एक एक करके आप सवाल देखिएगा, और इसमें मैं उत्तर नहीं लिखा हूँ, उत्तर बोलता जाऊँगा। पहले आप अपने आप से उत्तर इसका लिखते जाइएगा वीडियो को रोक करके। ठीक है, पहला सवाल है, समतल दर्पण की फोकस दूरी। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। ठीक है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अब है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। ठीक है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अब अगला सवाल कह रहा है कि वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। दर्पण के सामने। कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, ये देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने और काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। अब अगला एक सवाल आएगा आपका, प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का नियम। तब देखिए, ये प्रकाश की किरण है और ये कोई सतह है। ठीक है, तो इस जो प्रकाश की किरण सतह से टकराती है उसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। और टकराने के बाद उसी स्पीड से अगर उसी माध्यम में लौटती है तो उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। ठीक है, तो यह है आपतित किरण और यह है परावर्तित किरण, और बीच में इसके होता है अभिलंब। तो इसी के आधार पर दो नियम बने हैं। अगर आपतित किरण टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसको बोलेंगे क्या? परावर्तन का नियम। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन का नियम यह देखिए क्या कहता है कि प्रकाश का किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौटने या मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके दो नियम हैं। कितने नियम हैं प्रकाश के परावर्तन के? दो नियम। पहला आपतन कोण और परावर्तन कोण। ये है आपका आपतन कोण और ये है आपका परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होंगे। अगर इसका मान आई है तो इसका भी मान आई ही होगा। ठीक है, और दूसरा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, तल एक है, तीनों एक ही तल में। ये आपतित किरण भी इस ऊपर ही है, अभिलंब भी ऊपर भी है, और परावर्तित किरण भी। तो तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, अब अगला होता है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। अपवर्तन का मतलब जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, जैसे देखिए यहाँ पे ये तल है, प्रकाश की किरण यहाँ पड़ी और टकरा करके वापस नहीं गई, दूसरे माध्यम में चल गई। अगर ये दो माध्यम एक है और ये माध्यम दो है, तो अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन उसी सतह में जाती है और अपवर्तन माध्यम बदल जाता है। तो प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा और वेग बदल जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अगर सघन से विरल में जाएगी तो चाल बढ़ेगी इस प्रकाश की। यहाँ पे देख लीजिए, अगर सघन से विरल में जाएगी तो उसकी चाल क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, और विरल से सघन में जाएगी तो चाल घटेगी। तो ये लिख लीजिएगा, सघन से विरल। सघन से अगर विरल जाएगी तो इसकी चाल क्या होगी? बढ़ेगी, और विरल से सघन जाएगा तो इसकी चाल घटेगी। ठीक है, अब अगला है प्रकाश की गति। तो प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा किस में होती है? निर्वात में। उसके बाद होता है गैस में, उसके बाद होता है द्रव में, और उसके बाद होता है ठोस में। तो पूछे कि सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल कहाँ होती है? निर्वात में, और सबसे कम कहाँ होती है? ठोस में। उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब, अब पूछ रहा है उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा, सीधा और आभासी। तो आपसे केवल एक ही सवाल पूछेगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो छोटा बनता है। और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ा बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में छोटा बनता है, अवतल दर्पण में बड़ा बनता है। लेंस की क्षमता को किस में मापते हैं? डायोप्टर में। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं। ठीक है, अब लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f। इसको फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, f जो मीटर में होता है, ध्यान रखिएगा। आपका सवाल दिया रहेगा, अगर f का मान अगर 50 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता बताइए। तो पहले तो सेंटीमीटर को मीटर में बदल लीजिए। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। अब इसको इस फॉर्मूले में रख लीजिए, 1/1/2, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है,
लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी, 2 डायोप्टर। अगर एफ का मान 50 सेंटीमीटर दिया हुआ तो सबसे पहले, अगर मीटर में दिया रहता तो कुछ नहीं, 1/50 करते, जो आंसर आता वही हो जाता। लेकिन सेंटीमीटर में दिया है तो पहले इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में कैसा लेंस का प्रयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन सा लेंस, अवतल लेंस। इसी को मायोपिया भी बोलते हैं, कई जगह लिखा रहेगा मायोपिया रोग। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में कौन सा, उत्तल लेंस। तो देखिए द में ओ की मात्रा आ रही है, दूर उत्तल, तो ऐसे याद रखिएगा, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष ये एक एज के बाद आता है जिसमें निकट और दूर दोनों का स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। जैसे जो वृद्ध लोग होते हैं उनमें पास की भी दिक्कत होती है, पास की भी वस्तुओं को देखने में और दूर की वस्तुओं को देखने में। तो आप देखिएगा उनके चश्मे में ऐसे रहता है, इस तरह की लाइन रहती है, इसी को बोलते हैं बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस। अगला है चश्मा क्यों पहनते हैं, तो चश्मा आँख की फोकस दूरी को सुधारने के लिए, आँख की फोकस दूरी को सुधारने के लिए, आँख की फोकस दूरी को सुधारने के लिए, ठीक है। अगला है रंगीन दुनिया का कारण क्या है, यह है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। अगला कह रहा है अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है, तो अपवर्तन के कारण तरंगदैर्घ्य बदलता है, बाकी आवृत्ति और रंग नहीं बदलता, आवृत्ति और रंग नहीं बदलता, ठीक है। क्वेश्चन आप में ये पूछेगा कि अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है, तो केवल तरंगदैर्घ्य बदलता है, आवृत्ति और रंग वही रहता है, ठीक है। गोली दर्पण का मूल बिंदु कहाँ होता है, तो गोली दर्पण का मूल बिंदु होता है ध्रुव पर, जिसको पोल बोलते हैं। गोली दर्पण का चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, तो इसका मूल बिंदु कहाँ होता है, ध्रुव पर, ठीक है। अगला है आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आँख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, इसी को बोलते हैं दृष्टिपटल। आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर या दृष्टिपटल पर, ठीक है। अगला है कि आँख का पारदर्शी भाग कहलाता है, आँख का पारदर्शी भाग क्या कहलाता है, कार्निया, कार्निया। आँख का पारदर्शी भाग क्या है, कार्निया है। आँख में सबसे आगे क्या होता है, तो आँख में सबसे आगे कार्निया ही होता है, और सबसे पीछे क्या होता है, रेटिना, जिस पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो सबसे आगे कार्निया और सबसे पीछे रेटिना। रॉड्स या क्षण कोशिकाएं किसके कोशिकाएं संवेदनशील होती हैं, किसके प्रति, तो ये होती हैं धुंधली रोशनी के प्रति, धुंधली रोशनी के प्रति ये संवेदनशील होती है। कौन सी, रॉड्स या छड़। दो तरीके की हमारे आँख में कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक रॉड्स और एक शंकु। तो जो रॉड्स होती हैं वो धुंधली रोशनी के प्रति संवेदनशील होती हैं, और शंकु कोशिकाएं रंग के प्रति संवेदनशील होती हैं, रंग के प्रति संवेदनशील, ठीक है। अगला है ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है, तो ब्लाइंड स्पॉट में रॉड्स एंड शंकु नहीं होता है, ब्लाइंड स्पॉट में ये दोनों नहीं होते हैं, क्या, रॉड्स और शंकु दोनों नहीं होते हैं। अगला है तेली कागज होता है, तेली कागज या पारभाषक होता है, पारभाषक। पारभाषक का मतलब होता है जो प्रकाश को थोड़ा बहुत पार करने दे, मतलब कि प्रकाश की किरण बहुत थोड़े माध्यम में ही क्रॉस कर पाती है, थोड़ा सा प्रकाश पार कर पाए, उसी को बोलते हैं तेली। मतलब जैसे कागज़ पे आप तेल लगा दीजिए तो देखिए इस साइड से उस साइड बहुत धुंधला धुंधला थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है, तो उसी को बोलते हैं पारभाषक। सघन से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की गति क्या होती है, तो अभी बताए सघन से विरल, सघन से जब विरल जाएगा तो प्रकाश की चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी, और विरल से सघन जाता तो घट जाती, ठीक है। धारा आई, धारा आई का मान क्या होता है, आई बराबर होता है आवेश बटा समय, ठीक है। आई बराबर आवेश, आवेश को क्यू से भी प्रदर्शित करते हैं, क्यू बाई टी, ठीक है। तो आवेश बटा समय, धारा, धारा का मात्रक क्या होता है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। अगला है कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या है, ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, याद रखिएगा ओम, ऐसे लिखा रहेगा इंग्लिश में OHM।
ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। हीटर की कुंडली बनी होती है किसकी? नाइक्रोम की। हीटर की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है, हीटर की कुंडली। और बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? यह बना होता है टंगस्टन का, ठीक है, टंगस्टन का। एक सवाल है, आप लोग बताइएगा कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, ठीक है। विद्युत फ्यूज आधारित होता है किस पर? विद्युत फ्यूज ऊष्मा पर आधारित होता है, ऊष्मा पर आधारित, ठीक है। विद्युत फ्यूज ऊष्मा पर आधारित। विद्युत फ्यूज तार बने होते हैं किसके? सीसा और टीन के। ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा। फ्यूज तार बना होता है, जो हमारे घर में उपकरण लगे रहते हैं तो सबसे बाहर देखिएगा फ्यूज लगा है, वो किसका बना होता है? सीसा और टीन के मिश्र धातु का बना होता है। फ्यूज तार क्या होता है? मिश्र धातु होता है, तो यह सीसा और टीन का बना होता है। फ्यूज तार का गलनांक क्या होता है? कम होता है। कम इसलिए होता है ताकि परिपथ में अगर धारा का मान अचानक से बढ़ जाती है, फ्यूज तार तुरंत ही पिघल जाएगा और हमारे घर के सारे उपकरण बच जाएंगे, सेफ रहेंगे, ठीक है। इसीलिए फ्यूज तार को कम गलनांक का बनाया जाता है, ताकि थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़े, थोड़ा सा भी धारा का मान बढ़े तो क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा, ठीक है। अधिक धारा पर फ्यूज तार क्यों पिघलता है? इसलिए पिघलता है क्योंकि यह पतला होता है और जल्दी गर्म हो जाता है। यह पतला होता है तार और जल्दी गर्म हो जाता है, इसीलिए फ्यूज तार पिघल जाता है। धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह किस में नहीं होता है? तो कुंडली में नहीं होता है। धनात्मक और ऋणात्मक का चिन्ह किस में नहीं होता है? कुंडली में, ठीक है। अगला, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ये सवाल आप लोगों के लिए उसमें कमेंट में आप लोग करिएगा, ठीक है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज, ठीक है, ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप लोग कमेंट में करिएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनरेटर, जनरेटर। इसी को जनित्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनित्र, जनरेटर, ठीक है। विद्युत चुंबक में प्रयोग होता है, विद्युत चुंबक में तार और लोहा। क्या प्रयोग होता है? विद्युत चुंबक में तार और लोहे का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो चुंबकीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है, चुंबकीय बल के सिद्धांत पर, ठीक है। चुंबकीय बल के सिद्धांत पर विद्युत मोटर। जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। चुंबकीय रेखाएं कैसी रेखा है? ये काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं। चुंबकीय रेखाएं कैसी हैं? काल्पनिक रेखाएं। धारा की दिशा पता करने के लिए कौन सा नियम? दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, ठीक है। अगला है शक्ति। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। इसका मात्रक क्या होता है? वाट। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट है, ठीक है। और एक वाट बराबर पूछा है कई बार, तो एक वाट बराबर होता है 1 जूल बटा सेकेंड। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, इसका मात्रक होता है वाट, और 1 वाट बराबर होता है 1 जूल बटा सेकेंड, ठीक है। अब देखिए, कौन से लौह पदार्थ से सबसे अच्छा चुंबक बनाया जाता है? तो सॉफ्ट आयरन से, सॉफ्ट आयरन से, ठीक है। नरम लोहा जिसको बोलते हैं, नरम लोहा, ठीक है। अगला है, लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? बहुत कम, बहुत कम। लघु पतन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। घर में जैसे देखिए, रेड और लाल और काले कलर के जो तार होते हैं, दोनों जब आपस में सट जाते हैं तो उसी को बोलते हैं लघु पतन। तो जब लघु पतन होता है तो उसमें परिपथ में प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है, और इसमें धारा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ जाता है, या बहुत अधिक हो जाता है। लघु पतन में पूछेगा प्रतिरोध का मान तो बहुत कम, और लघु पतन में परिपथ में धारा का मान क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। ओम का नियम किसके किसके बीच को संबंध, किसके बीच संबंध बताता है? तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वी के। तो यह कहता है कि चालक में प्रभावित धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो वी और आई, विभवांतर और धारा के बीच संबंध, इसी को बोलते हैं वी इक्वल टू आई आर। ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, विभवांतर इक्वल टू आई आर, जहाँ पे आर क्या है? रेजिस्टेंस है, ठीक है। अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? दांत के डॉक्टर करते हैं, दांत के डॉक्टर और गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के
हेडलाइट में। उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों में साइड मिरर जो होता है, जिसको रेयर मिरर भी बोलते हैं, गाड़ियों में पीछे की गाड़ी को देखने के लिए ठीक है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग दांत के डॉक्टर करते हैं और गाड़ी की हेडलाइटों में होता है, और उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ियों में साइड मिरर जो होता है, जिसमें गाड़ी पीछे की गाड़ी को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। घर में बिजली के उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो समांतर क्रम में। और जो सजावट में झालर का प्रयोग जो होता है, सजावट में झालर, यह किसमें? श्रेणी क्रम में होते हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में। तो घर में बिजली के उपकरण समांतर क्रम में, जैसे पंखे, बल्ब, ये सब किसमें होते हैं? समांतर क्रम में। और सजावट के झालर श्रेणी क्रम में होते हैं। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल थे। आप ये मान करके चलिए लगभग 90% ऑब्जेक्टिव जो भी फिजिक्स का आएगा इसमें से आपको हो जाएगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसका एक छोटा सा वीडियो और लाएंगे ऑब्जेक्टिव के लिए। पहले आप लोग इतना तैयार करिए, और इसी के आधार पर अब हम सेंटअप वाला सवाल अगले वीडियो में करेंगे। जैसे देखिए सेम वही सवाल है, समतल दर्पण की फोकस दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आपतन कोण 30 है, परावर्तित किरण आपतित किरण के बीच कोण कितना होगा, जैसे आई बराबर आई कहते तो 30 बराबर 30, तो 30 60 हो जाएगा। तो ये सारे सवाल इसको अगले वाले वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी आप लोग इतना करिए, अगर ज़रूरत पड़ी तो इसका छोटा सा एक वीडियो और लाएंगे। फिलहाल मेरे हिसाब से भौतिक भूगोल में इतना आपने अगर कर लिया तो आपके लगभग सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है।